आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन आज बड़ा सवाल जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? जनरल कैटेगरी में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे दिन आने के संकेत शुरू हो गए हैं? ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यह तय करना आपके हाथ में है। महज 100 दिन भी नहीं बचे हैं जब चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ने यह जो कदम उठाया है, जिस पर आज लोकसभा में लगातार चर्चा चल रही है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल एक मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की है। सफल हो या असफल, यह आप पर निर्भर करता है। इससे पहले कि हम अपनी तमाम रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करें, आइए आपको जरा एक बार लोकसभा ले चलते हैं। वहां पर जरा बहस चल रही है, यह देख लीजिए। This bill is an insult to Baba Saheb Ambedkar because what was the original purpose of giving reservation was to give social justice, to reduce social educational backwardness. The third point is, madam, in the spirit of the Constitution does not recognizes economic weaker sections at all. It is against the spirit of the Constitution. Yes. It is against what the framers of the Constitution have thought. So this government cannot have more wisdom than the framers of our Constitution. My point number 4 is reservation is given for justice. May I know from the government, have the Janyodharus and the Savarnas ever faced untouchability, oppression, discrimination, encounters, police beatings, dropout, lower number of people in graduates? These are all traits which are found, unfortunately, in our country, in Dalits, SCs, and in the caste of the Muslim community. Madam, my 5th point is, this exercise is fraught with impropriety since there is no evidence of empirical data. Please show us empirical data of these Savarna people, forward caste people, their backwardness. असदुद्दीन ओवैसी अभी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरक्षण है क्या। जी हां, यह आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए है। यह आरक्षण उन सभी के लिए है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो किसी भी अन्य आरक्षण के स्कीम के तहत नहीं आते, यानी कि SC, ST और OBC के अलावा 10% का आर्थिक आधार पर यह आरक्षण हर उस व्यक्ति को मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो। आइए अब आपको दिखाते हैं यह आरक्षण का शिगुफा क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं इंट्रोड्यूस तो होने दो। मैं संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 पुरस्कृत करता हूं। सरकार के लिए दिन भी खास है और ये लम्हा भी ऐतिहासिक है, क्योंकि अपने आखिरी दौर में मोदी सरकार ने वो दाव चला है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। देश की सियासत में 10% आरक्षण वाली खबर पिछले 24 घंटे से घूम रही है और हर कोई यही जानना चाहता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण किसे मिलेगा और किसे नहीं। तो इस सवाल का जवाब अब सामने आ गया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। ये 10% आरक्षण उन सभी वर्गों को मिलेगा जो अब तक आरक्षण के दायरे से बाहर थे, यानी इस 10% आर्थिक आरक्षण वाले फॉर्मूले में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भी शामिल होंगे। यानी एक बात साफ है कि सरकार का यह फैसला सिर्फ सवर्णों के लिए नहीं है, बल्कि इस फैसले का फायदा दूसरे धर्म और जातियों के लोगों को भी होगा। अब दूसरा सवाल ये कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का प्रावधान क्या होगा, तो इस सवाल का भी जवाब हम आपको बता देते हैं। वो लोग जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो, वो लोग जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती वाली जमीन हो, नगर निकाय क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट से कम का घर हो, गैर अधिसूचित क्षेत्रों में 200 यार्ड से कम का फ्लैट हो, यानी इन नियमों के दायरे में जो लोग आएंगे उन्हें आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिल सकेगा। इस फैसले को सवर्णों से इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से अगर बात करें तो आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा सवर्ण को ही मिलेगा। हालांकि इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट का नियम एक बड़ा रोड़ा था, जिसे सरकार संविधान में संशोधन कर दूर कर रही है। कुल मिलाकर गरीब तबके को आरक्षण देकर सरकार ने बड़ा दाव चला है, जिसमें सबका साथ सबका विकास भी नजर आ रहा है और वोट बैंक को साधने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। सवर्ण आरक्षण पर समर्थन विपक्ष की सियासी मजबूरी है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के लिए 2019 का लोकसभा चुनाव जरूरी है।
सरकार अपने इस दांव के माध्यम से सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ करना चाहती है। अब देखना यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सरकार के इस दांव को सवर्ण किस तरीके से लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में यह नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। कई विशेषज्ञ हैं जब यह कह रहे हैं बीजेपी को सबका साथ और बीजेपी का ही विकास। हम आपको बताते हैं ये क्यों हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि अगर आप हमारे देश की आबादी को देखें तो हमारे देश में ओबीसी की आबादी 70 करोड़ है, शेड्यूल कास्ट की 22 करोड़ की आबादी है, शेड्यूल ट्राइब की आबादी है 12 करोड़ की, और सवर्णों की आबादी है 31 करोड़। यानी कि 70 को 22 के साथ जोड़ दीजिए यानी कि 92 को आप एसटी की आबादी के साथ जोड़ दीजिए यानी कि 1 अरब 4 करोड़। इतने लोग हैं जिनको पहले से ही आरक्षण की सुविधा मिल रही है। अब 31 करोड़ लोग हैं जिनको आरक्षण की सुविधा मिलेगी इस 10% के आधार पर, और उसके आधार पर दरअसल अब देश के 8 लाख रुपए से कम की आय जिनको है उनको इसका फायदा मिलेगा। यानी कि देश की 95% आबादी को अब आरक्षण का फायदा मिलने जा रहा है। यानी हर कोई अब आरक्षण के फायदे के साथ आगे बढ़ता दिखाई देगा। आरक्षण का मतलब बचता है इसके बाद क्या, 5 एकड़ से कम की जमीन जिसके पास है उसे 10% का आरक्षण मिलेगा। यानी कि 86% जमीन मालिक हमारे देश में 5 एकड़ से कम के हैं। ऐसे में 86% लोगों को इसका फायदा इस आधार पर मिल सकता है। और जो अंतिम इसमें जो रखा गया है क्राइटेरिया, 1000 स्क्वायर फीट से कम के घर में रहने वाले व्यक्तियों को इसका फायदा मिलेगा। यानी कि देश की 80% आबादी ऐसे घरों में रहती है जो 1000 स्क्वायर फीट से कम की है। कुल मिलाकर देखिए तो हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आपको लगता है कि इस आरक्षण का फायदा वाकई में किसी को मिलने वाला है? इसका फायदा किससे मिलेगा? जब पूरी देश की हर आबादी को ही आरक्षण का फायदा मिल रहा है तो फिर आरक्षित श्रेणी में होने का अपने आप मतलब क्या है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए जरा आपको दिखाते हैं कि विपक्षी दलों की राजनीतिक मजबूरी क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा दांव चल दिया है कि इसका विरोध कोई भी राजनीतिक दल कर ही नहीं सकता। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आप फहरिस्त लंबी कर लीजिए। चाहे कितनी भी दलीलें दे ले विपक्ष लोकसभा में और राज्यसभा में, इन दोनों सदनों में इस बिल का विरोध अगर कोई पार्टी करती मुखर तरीके से दिखेगी तो आप जानते हैं कि उसे वोट नहीं मिलेगा। तो वोट की इस राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा छक्का मारा है जो हर दल के लिए गले की फांस बन गया है। इस देश में सामान्य वर्ग के लोग जो गरीबी की स्थिति में है, आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को आरक्षण की मांग न जाने कितने वर्षों से चली आ रही थी। जो लोग अब तक आरक्षण के फायदे से दूर थे वो लगातार इस बात को लेकर मांग भी कर रहे थे। चुनावी साल में मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर बड़ा फैसला किया है। सरकार इस फैसले पर गरीब लोगों के भलाई की बात कह रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने भी लगभग एक ही भाषा में अपने चुनाव घोषणा पत्रों में किया है। हमारी जो गरीब की गरीबी हटाने के लिए जो कमिटमेंट और निष्ठा है वो केवल मैनिफेस्टो तक सीमित होगी या पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से उसकी शिक्षा और रोजगार तक जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों की आज परीक्षा है। वो परीक्षा में क्या करते हैं, इसके रिजल्ट का, इसके परिणाम की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार के फैसले को मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस कदम का कोई भी दल सीधे सीधे विरोध नहीं कर रहा। बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया इनका ये फैसला हमें वास्तव में सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है, बल्कि ये अधिकांश इनका राजनीतिक छलावा व चुनावी स्टंट ही लगता है। इसलिए अच्छा होता यदि ये फैसला बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले नहीं बल्कि और पहले इसे ले लेती। समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस, पहली बार सभी दल सरकार के फैसले से कहीं ना कहीं सहमत नजर आ रहे हैं। ये क्योंकि इसके पीछे केवल एक ही सोच है कि किसी तरीके से जनता को लुभाया जाए। एक किस्म का कहने का मतलब यह है कि आप हमें वोट कर दीजिए, देखिए हमने आपको भी 10% आरक्षण दे दिया।
पिछड़ों के लिए भी आबादी के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन 50% की सीमा की वजह से उसको आधा कर दिया, 27% कर दिया। अब जब गवर्नमेंट 50% की सीमा को उल्लंघन आगे जा रही है, जब उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है, तब हमारा ये मांग है कि ओबीसी का उनकी आबादी के हिसाब से 54% आरक्षण होना चाहिए। चुनावी माहौल में इस फैसले का विरोध करना किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर बड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर सवर्ण वर्ग को होगा। साथ ही दूसरे धर्म के गरीब लोग भी इस आरक्षण के फैसले का फायदा उठा पाएंगे। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि 10% आरक्षण क्या वाकई लागू हो पाएगा, क्योंकि इस फैसले की राह बहुत मुश्किल नजर आती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वो चाल चली है जिसकी काट फिलहाल विरोधी दलों के पास नहीं है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये आरक्षण का दांव सटीक बैठता है तो ये मोदी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो सरकार के इस कदम की सराहना कर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जी अभी तक अलग अलग सुर बोलने लगे थे, वो भी इस कदम का न सिर्फ स्वागत कर रहे हैं बल्कि रामविलास पासवान तो 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। उनका यह कहना है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण 10% जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग के लिए है, उसे निजी क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, आरक्षण जो कि SC, ST और OBC को दिया जा रहा है उसे भी निजी क्षेत्र में लागू किया जाए। कुल मिलाकर पूरे देश भर में आरक्षण हर जगह लागू कर दिया जाए ताकि उसके बाद मेरिट की जगह ना बचे। कि निजी क्षेत्र में जो आरक्षण है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है, उसकी भी बात कीजिए। और वह ना सिर्फ SC, ST के लिए, ना सिर्फ SC, ST, BC के लिए, बल्कि क्या कहते हैं ये 60% जो आरक्षण दे रहे हैं, इसके लिए जो है वहां भी 60% आरक्षण होना चाहिए। जिस मुस्तैदी से रामविलास पासवान आरक्षण की पैरोकारी कर रहे हैं, आइए जरा आरक्षण की वास्तविकता आपके सामने रखते हैं। आरक्षण हमारे देश में आजादी के साथ ही लागू हो गया था। हाँ, यह जरूर है कि OBC आरक्षण मंडल कमीशन के लागू होने के बाद हुआ, लेकिन आरक्षण से आज तक फायदा क्या हुआ है, अब जरा आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। सरकारी नौकरियों में आज आरक्षण की वजह से किस जाति या यूं कहें कि किस समूह का क्या प्रतिनिधित्व है, आइए आप देखिए। शेड्यूल कास्ट के लिए, SC के लिए 17.5% आरक्षण का प्रावधान है और 17.5% से जरा कम लोग ही शेड्यूल कास्ट के आज नौकरशाही में शामिल हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% आरक्षण का प्रावधान है और यहां पर भी तकरीबन 8.3% के आसपास शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जो कि सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं। OBC का आरक्षण जो कि 90 के दशक में लागू किया गया, जो कि फिलहाल 27% है, इनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में 20% से भी कम है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आज आप आरक्षण चाहे कितना भी दे लें, लेकिन यह समुदाय आगे बढ़कर अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। इसकी कमी कहां पर है, यह बात तो सोचनी पड़ेगी ना। आखिरकार ऐसा क्यों है कि आरक्षण का फायदा इन समुदाय को मिल ही नहीं रहा है? यानी कि इस पूरी की पूरी आरक्षण नीति में कोई ना कोई खोट तो है। इसके बारे में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। एक और मुद्दा है जिस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है और कोई कुछ कहने को भी तैयार नहीं है, और वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने तमाम आदेशों में स्पष्ट कहा है कि संविधान की मूल भावना से अलग या इतर हटकर किसी भी तरह के ऐसे कदम को नहीं उठाया जा सकता जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, जिसमें आरक्षण को 50% से ज्यादा रखना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक मौके पर नहीं बल्कि कई मौके पर इस तरह की सरकार की पहल को खारिज कर दिया है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार क्या यह सब कुछ नहीं जानती? कानूनविद हैं अरुण जेटली, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद खुद भी वकील रह चुके हैं। इसके बावजूद अगर सरकार यह कदम उठा रही है तो जरा सरकार की दलील देखिए, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी गोली देने की बात कर रहे हैं। अगर संसद से आर्थिक आधार पर आरक्षण का विधेयक पास भी हो जाता है तो क्या इस विधेयक के आगे की राह उतनी आसान होगी? ये सवाल पिछले 24 घंटों से सियासी हलकों में घूम रहा है। संविधान विशेषज्ञ और कानून के जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट का साफ फैसला है कि सरकार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकती और इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण की कैपिंग टूट रही है। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हुआ तो आरक्षण
59.5% हो जाएगा। सवाल कई हैं, लेकिन सरकार के पास इस सवाल का जवाब तैयार है। राज्यों ने कोशिश की या तो नोटिफिकेशन के माध्यम से, या राज्यों ने कोशिश की कि सामान्य साधारण कानून बना के, गुजरात ने भी कोशिश की कि एक एक्ट बना दिया और उस एक्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। बट उसका अधिकार का सूत्र क्या था? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दैट पावर? वित्त मंत्री को भले ही ये उम्मीद है कि आर्थिक आरक्षण वाला दाव सुप्रीम कोर्ट की अड़चन को पार कर लेगा, लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट के सामने सरकार कई सवालों का जवाब कैसे देगी। जिन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, उनके सामाजिक और आर्थिक हालात का सर्वे नहीं हुआ है। इस फैसले से कितने लोगों को फायदा होगा, इस बात का जवाब भी देना आसान नहीं है। सभी जगहों पर सवर्णों का प्रतिनिधित्व दिखता है, ऐसे में आरक्षण का आधार कैसे तय होगा? और अगर इक्वालिटी के क्लॉज को ये वॉयलेट करता है तो फिर ये 9th शेड्यूल में जाने के बाद भी प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये निर्णय लिया गया है, इतनी जल्दी में निर्णय लिया गया है, इसके पीछे क्या सोच है ये तो कहना मुश्किल है। इतना ही नहीं, कोर्ट ये कई बार साफ कर चुका है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के कोई भी प्रावधान नहीं है। बावजूद इसके सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का दाव चल दिया है, यानी साफ है कि आने वाले दिनों में इस फैसले पर हंगामा होता रहेगा, सवालों का दौर उठता रहेगा। यह राजनीति है, इसमें तो कोई शक नहीं है, राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आइए अब आपको जरा दिखाते हैं कि इतिहास के पन्ने जरा पलटें तो स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का यह दाव पहली बार नहीं खेला गया, इसके पहले भी कई बार यह दाव खेला गया है। लेकिन मूल बात यह है कि संविधान के मौजूदा स्वरूप में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कहीं नहीं कही गई है। इसके साथ साथ संविधान की मूल भावना को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और जब यह बात सामने रखी गई थी कि ओबीसी आरक्षण दिया जाए, तो उस समय नरसिम्हा राव की सरकार ने और उसके साथ साथ 9 राज्यों ने यह फैसला किया कि अगड़ों को, यानी कि जनरल कैटेगरी को 10% का आरक्षण दिया जाए आर्थिक आधार पर। और उस पूरे सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था 1991 में। यह कोशिश उसके बाद 1992 में, जैसा कि हमने आपको बताया, इसे असंवैधानिक करार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद 1999 में भी एक बार फिर इसे कोशिश किया गया था कि इसी तरह का एक कानून लाया जाए। इसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था, लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी ने इसे अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद तमाम राज्यों ने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात रखी, लेकिन एक भी राज्य की इस कोशिश को किसी भी अदालत में, चाहे हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी अनुमति नहीं मिल पाई। सबसे ताजा मिसाल गुजरात की है, जहां गुजरात ने 10% आरक्षण सवर्णों को देने की बात कही थी, और वो भी आर्थिक आधार पर, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह पहला मौका नहीं है जब सरकारों ने सवर्णों को या जनरल कैटेगरी को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही है। कोर्ट ने इसे हमेशा निरस्त किया है। आखिरकार मोदी सरकार कौन सा जादुई छड़ी चलाने की कोशिश कर रही है, यह हम सबके समझ के परे है, लेकिन जाहिर सी बात है यह राजनीतिक दाव है, यह चुनाव का मौसम है साहब, यहां सब कुछ चलता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल जो आज हम आपके सामने खड़ा करना चाहते हैं, आरक्षण एक दलित वर्ग, और उसके साथ साथ दलित यानी कि सिर्फ हम जातीय आधार पर नहीं कह रहे, बल्कि वो वर्ग जिसने हमेशा शोषण झेला है, उस वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए, उसे एक प्रतिनिधित्व देने के लिए एक तात्कालिक समस्या के समाधान के तौर पर रखा गया था संविधान में। और जिस वक्त इसे रखा गया था उस वक्त इसकी मियाद सिर्फ 10 साल की रखी गई थी, ताकि सरकारें फिर आने वाली तय करें कि आरक्षण देश में होना चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत बड़ी डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1949 में यह हुई थी कि अगर आरक्षण देंगे तो क्या हम मेरिट, यानी कि हर व्यक्ति की प्रतिभा को दबा नहीं रहे हैं। और यही बात मंडल कमीशन की सिफारिशें जब लागू की गई थी उस वक्त भी खड़ी हुई थी कि आरक्षण के सामने क्या मेरिट को आप नहीं दबा रहे। और यही सवाल आज एक बार फिर हम आपके सामने खड़ा करते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि क्या आरक्षण के द्वारा पारित तमाम छात्र अपने आप को मेरिट की कसौटी में वहीं पाते हैं जहां जनरल कैटेगरी के छात्र हैं? क्योंकि मेरिट के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। सबको चाहिए आरक्षण, सबको चाहिए संसाधनों में हिस्सेदारी। कभी जाट समुदाय के आरक्षण की मांग से हरियाणा से लेकर दिल्ली थम जाती है,
तो कभी मराठों के आरक्षण से महाराष्ट्र में हड़कंप मच जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बार बार साफ किया जा चुका है कि रिजर्वेशन का आधार सिर्फ सामाजिक है, लेकिन आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण के लिए बिल पेश कर केंद्र सरकार ने नई बहस शुरू कर दी। जातिगत आधार पर आरक्षण के खिलाफ बयान देने वाला संघ परिवार आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन कर रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि आरक्षण संशोधन बिल से सिर्फ हिंदू सवर्णों को फायदा नहीं होने वाला, इसमें ईसाई और मुस्लिम समुदाय के आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल कैटेगरी को भी शामिल किया गया। अभी तक बीजेपी और संघ परिवार दूसरे धर्मों के लिए आरक्षण के खिलाफ बयान देता रहा है। एक अहम सवाल ये भी है कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से मेरिट बनाम रिजर्वेशन की बहस खत्म हो जाएगी? क्योंकि जब भी आरक्षण की बात होती है, ये दलील दी जाती है कि आरक्षण की वजह से प्रतिभाशाली छात्रों को नुकसान हो रहा है। अगर नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की बात करें तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% सीट आरक्षित होती है। नीट के एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के छात्र को परीक्षा पास करने के लिए 119 मार्क्स लाना जरूरी होता है, जबकि आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए 96 मार्क्स लाने पर ही एडमिशन हो जाता है। 50% की जो सीमा है उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन करने से मेरिट वाले जो लोग हैं वो पीछे चले जाएंगे और किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ मेरिट को बढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण हुआ तो क्या ये सवाल उठेगा कि गरीब सवर्णों की प्रतिभा अमीर सवर्णों से कम होगी? क्या गरीब सवर्णों को कम प्रतिभाशाली होने का तमगा दिया जाएगा, जैसा जातिगत आरक्षण के दौरान दिया जाता रहा है? टीम न्यूज़ नेशन। आरक्षण का ये जिन्न हमारे देश में क्यों लागू हुआ, इस पर भी हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ही आपको लेकर चलते हैं लोकसभा, जहां पर अभी बहस चल रही है। The reasons for the exception of the rules, whether the speaker will give us the reasons for why the exception was made, or whether we have to remain in the dark. They have given the letter and everything. Yes, Minister. अध्यक्ष, मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आज और अभी देश और दुनिया के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है कि इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो पहला वाक्य था उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, सबका साथ सबका विकास की सरकार है। जो कहा recently got elected in by-election. First speech, and he has given in writing. I can't give you more than 2 minutes. No, please, you give 10 minutes. No, not 10 minutes. 2 minutes only. हम यहाँ से request कर रहे हैं. 2 minutes only. अब बैठिए बोलो. Only 2 minutes, not more than that. Madam, I am here with the blessings of my party leadership, yes, as well as my voters of Ballari constituency, Karnataka. And I am grateful to chair as well as this house for giving this opportunity, madam. Now, we should appreciate this government for introducing. बहस अभी चल ही रही है और जाहिर सी बात है लगातार हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें आपको ये बताएं कि आखिरकार आरक्षण की बात कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इसकी मियाद कब तक रखी गई थी। आरक्षण एक हमेशा तक रहने वाली शाश्वत कोई नीतिगत फैसला नहीं था और ना ही ये गरीबी उन्मूलन योजना है जिसे तमाम राजनीतिक दल इसी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं आरक्षण का इतिहास। भारत के संविधान में आरक्षण को जगह इसलिए दी गई थी ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिल सके, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर किया जा सके। यहाँ तक कि आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार भीमराव अंबेडकर भी मानते थे कि आरक्षण व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए, इसका बार बार मूल्यांकन करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने आरक्षण को चुनाव में जीत हासिल करने का एक जरिया बना लिया। भारत में आरक्षण व्यवस्था के इतिहास की बात करें तो ये करीब 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की रणनीति के तहत की थी।
सबसे पहले हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई बढ़ाने के लिए आरक्षण का इस्तेमाल किया। इसके बाद जातियों में बटे हिंदुओं को तोड़ने के लिए आरक्षण का इस्तेमाल किया। 1919 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। इस एक्ट के तहत मुस्लिमों को सरकारी संगठनों में आरक्षण का फायदा दिया गया। 1927 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन में हिंदुओं की पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने संसदीय व्यवस्था में सीटों का बंटवारा भी जातिगत आधार पर करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उस वक्त महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के इस प्रस्ताव का जबरदस्त विरोध किया। हालांकि भीमराव अंबेडकर इस मुद्दे पर महात्मा गांधी के खिलाफ थे, मगर बापू की जिद के आगे अंबेडकर के साथ अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। मगर 1947 में देश की आजादी के बाद आरक्षण के खिलाफ बोलने वाला कोई नेता खड़ा नहीं हुआ। हालांकि 1949 में संविधान सभा के भीतर आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी बहस हुई। सदन में तर्क दिया गया कि धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आर्थिक आधार पर अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण दिया जा सकता है। मगर आगे चलकर भीमराव अंबेडकर ने देश में आरक्षण की वकालत शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जातिगत आरक्षण पर ऐसी राजनीति शुरू हुई जो अब तक नहीं रुकी। और आज भी हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त इस अचूक हथियार को धार देना नहीं भूलती। टीम न्यूज नेशन। सीबीआई बनाम सीबीआई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को एक झटका दिया। इसके साथ साथ आलोक वर्मा को उनकी जगह पर वापस बैठा दिया, जो कि सीबीआई के निदेशक थे, जिन्हें छुट्टी पर सरकार ने भेजा था। लेकिन आलोक वर्मा के कार्यप्रणाली पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जिस कमेटी का गठन किया गया है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, वो तय करेगी कि डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनका पूरा कामकाज करने का मौका दिया जाए, अन्यथा उन्हें बिना पूरा मौका दिए अपने रिटायरमेंट पर आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो जहां सरकार की किरकिरी हुई है, वहीं आलोक वर्मा को भी पूरा समर्थन सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला है। करीब 77 दिनों के बाद सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई निदेशक को दोबारा उनके पद पर बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को केंद्र सरकार के लिए गए उस फैसले को पलट दिया, जिसके मुताबिक उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार को सीबीआई डायरेक्टर पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। सरकार सीबीआई डायरेक्टर का तबादला भी नहीं कर सकती। केंद्र सरकार को हाई पावर कमेटी की सलाह लेना जरूरी है। हम ये मानते हैं कि इस देश में न्याय की प्रक्रिया सही चल रही है, और अगर कोई न्याय के प्रक्रिया के खिलाफ जाता है या उसे सबवर्ट करने की कोशिश करता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को विपक्ष केंद्र सरकार के लिए करारा झटका मान रही है। साथ ही सीबीआई प्रकरण को राफेल सौदे से भी जोड़कर देख रही है। वहीं सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को बैलेंस करने की कोशिश की है। सीबीआई के चीफ को 1 बजे रात को निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि सीबीआई के चीफ राफेल पे इंक्वायरी शुरू करना चाह रहे थे। अब सीबीआई चीफ रीइंस्टेट हो गए हैं, तो थोड़ा तो न्याय मिला। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का मैकेनिज्म भी सेटअप किया है, जिसके तहत कहा है कि जितने भी ये तथ्य आए हैं इस केस में, 1 सप्ताह के भीतर सरकार उस कमेटी की मीटिंग बुलाए जो उसके सामने जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए आलोक वर्मा के हाथ बांध दिए हैं कि वो तब तक कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे जब तक इस मामले के लिए गठित हाई पावर कमेटी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। इस कमेटी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री समेत नेता विपक्ष भी होते हैं। अब देखना ये होगा कि हाई पावर कमेटी 1 हफ्ते में क्या फैसला लेती है और इस फैसले का सीबीआई में चल रहे घमासान पर क्या असर पड़ता है। चूंकि आलोक वर्मा के खिलाफ निष्कर्ष वाली सीवीसी की जांच रिपोर्ट भी कोर्ट के पास थी, लिहाजा कोर्ट ने आलोक वर्मा को बहाल तो कर दिया, लेकिन उनके बारे में आगे का फैसला हाई पावर कमेटी के विवेक पर छोड़ दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।